कैसे हो बच्चे लोग? जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन के मैपिंग्स के बारे में। पूरे के पूरे फंक्शन में कैसे मैपिंग होता है और कैसे कंपोजिट फंक्शन में हम उसका यूज कर सकते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया है कि ये जेईई 2021 एंड 20 के अंदर आपको कंपोजिट फंक्शन में मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो या जिससे ही पढ़ रहे हो, ये देखो कि आपको 1 ऑन 2 फंक्शन के कितने सॉल्यूशन हो सकता है या कैसे कैसे उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपोजिट फंक्शन कैसा है। अगर बच्चा आपको ये पढ़ाया जा रहा है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ से सीख लीजिए। अदरवाइज ये सीखिए क्योंकि ये सिलेबस में है और ये 2020 एंड 19 के अंदर पूछा गया था। 20 एंड 21 के अंदर हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछे या आपको 2021, 22, 23 में पूछा भी गया हो। मैंने सारा क्वेश्चन चेक नहीं किया, बट मुझे कुछ क्वेश्चन मिला 2020 एंड 21 के अंदर जिसमें कि मैपिंग ऑफ फंक्शन के ऊपर आपका कंपोजिट फंक्शन पूछा गया था। तो यहीं पे हम पूरा का पूरा मैपिंग ऑफ फंक्शन एक बार अच्छे से फिर से समझ लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का 2020 एंड 21 का करके देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन में कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये क्लास बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो यहाँ ये दो डिफिनेशन लिखा है ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये डिफिनेशन कुछ नहीं है, ये फंक्शन का डिफिनेशन है। ठीक है, फंक्शन के डिफिनेशन में कहते हैं कि टू एवरी एलिमेंट इन डोमेन देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन दी कोडोमेन। मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में जा रहा है, ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता है बच्चा कि इसके अंदर जो भी आएगा उसको हम बोलते हैं कि ये डोमेन है, एंड इसके अंदर जो भी आएगा उसको हम बोलते हैं कि रेंज है। एंड रेंज जो होता है सबसेट या इक्वल टू होता है कोडोमेन, क्योंकि जो भी एफ ऑफ एक्स आएगा वो रेंज आएगा और वो कोडोमेन में से होगा। कोडोमेन कुछ भी हो सकता है, y1, y2, y3, y4 डॉट डॉट yn। उसी तरीके से x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn। ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन एंड इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो इस डिफिनेशन में जो फंक्शन का डिफिनेशन मैं ऑलरेडी पहले बच्चा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन में जो एवरी एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन दी कोडोमेन। मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। मतलब x1 का कोई एक ही इमेज हो सकता है, दो नहीं। जैसे कि x1 का y1 हो गया, देन ये फंक्शन है। अगर x1 का यूनिक नहीं होगा तो मतलब y1 एंड y2 भी हो, देन ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए एंड हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अगर कोई भी एक एलिमेंट का इमेज नहीं होगा देन वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, मैंने आपको रिवीजन करा दिया बच्चा। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है बच्चा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ वी, जो मैंने अभी आपको समझाया। वी में वन एंड ओनली वन होना चाहिए, अगर डबल हो गया देन वो फंक्शन नहीं होगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं मैपिंग के बारे में कि मैपिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे हम उसको देख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इंटरनेट पे मैंने इसका बहुत सारा वीडियो नहीं देखा है, इवन अभी तक तो एक भी नहीं देखा है। आप लोग फाइंड कीजिए और मुझे बताइए अगर कोई आपको कंपोजिट फंक्शन के अंदर मैपिंग ऑफ फंक्शन या नंबर ऑफ 1 ऑन 2 का जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस तरीके का चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें बच्चा कुछ फंक्शन होता है। पहला होता है 1, दूसरा होता है मैनी वन, एक होता है ऑन टू, एक होता है इन टू। ठीक है, ये चार तरीके का फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन को चार तरीके से मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग मतलब ए को जो बी से हम कोरिलेट करेंगे उसको मैपिंग बोलते हैं। लेट से कि कोई फंक्शन यहाँ है बच्चा जो कि ए से जा रहा है बी में। ठीक है, ए के अंदर क्या है x1, x2, x3 डॉट 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 xn। बी के अंदर क्या है y1, y2, y3 डॉट 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 ym। सबसे पहले 1 का मतलब होता है कि ए डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है, तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन होने के लिए कंडीशन है कि इसका इसमें इमेज होना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। बट अगर x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है, एक का दो नहीं होना चाहिए, बट दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। और इसको हम मैनी वन का केस लेंगे क्योंकि इस दो एलिमेंट का एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, ये 2 है, y1। ठीक है, मतलब ये दो एलिमेंट, इसमें x2 है एंड इसमें x1 है, y1 ही आया, इसको मेनी वन बोलते हैं बच्चा। अब नंबर में लेके दिखाता हूँ ताकि आपको विजुअलिटी उसमें अच्छा आएगा। लेट से कि इसमें 3 एलिमेंट है ए के अंदर, बी के अंदर है 4, 5, 6। 1 का मैपिंग 4 से कर दे, 2 का मैपिंग 5 से कर दे, 3 का मैपिंग 6 से कर दे। देन ये बच्चों क्या हुआ, एक एलिमेंट का एक ही होगा, ये तो 100% एक ही होगा, बट सबका एक यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस कि 2 का 5 ही हो सकता है, 3 का 6 ही हो सकता है, 1 का 4 ही हो सकता है। होने के लिए तो 1 एंड 2 का 4 हो जाता। अगर 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू अगर 4 हो जाता देन ये मेनी वन फंक्शन होता, बट सबका यूनिक है देन 1 इस कंडीशन को बच्चा बोलते हैं 1। अब पूरे को मैं रब कर देता हूँ और चारों केस आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने ये सारा कंडीशन लिख दिया है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। मैं बिल्कुल यहाँ पे थ्योरी का बात नहीं करूँगा, आपको थ्योरी एंड डिफिनेशन जो भी चाहिए बुक से जाके आप कॉपी कर लो, क्योंकि बच्चा आपको मेन है कि कॉन्सेप्ट समझना है।
अगर आपको थ्योरी समझना है तो कोई पॉइंट नहीं है मेरा यहाँ पे डिस्कस करने का, क्योंकि सब कुछ पहले से ऑलरेडी लोग पढ़ा रखा है और ऑलरेडी सब कुछ बुक में दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे मेरा मेन फोकस है कि आपको ऐसे मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करके दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं ईजी कर पाऊँ। तो 1-1 तो बच्चा मैंने पहले ही लिख दिया कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए एंड किसी भी 2 एलिमेंट का एक नहीं होना चाहिए। 1 है तो 4 ही होगा, 2 है तो 5 ही होगा, 3 है तो 6 ही होगा, ठीक है। इसको 1-1 कहते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई भी 2 एलिमेंट का अगर सेम इमेज हो गया, जो भी यहाँ से एलिमेंट मतलब डोमेन मैप करने के बाद आता है उसको इमेज बोलते हैं। आप फंक्शन को बच्चा कैसे लिखते हो, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स ही है, इसको डोमेन बोल रहा है। यहाँ पे एक्स पुट करोगे देन वाई का कोई वैल्यू आएगा, उस वाई को हमने यहाँ दिखाया है, देन वो इसका इमेज होता है। और इस कंडीशन से जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। तो ए वाले का ये इमेज है, ये भी नोट कर लीजिए, और बी का इसको बोलते हैं प्री इमेज। ये नेमिंग है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये सब यूज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 एलिमेंट का सेम इमेज है, मतलब ये मेन वन फंक्शन हो गया। अब ऑन टू क्या है बच्चा, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ऑन टू का मतलब हुआ कि इसके कोडोमेन, इसमें जो भी एलिमेंट है उसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। देन ए क्या है, यहाँ देखिए ए क्या है, ए बिलोंग्स टू 1 2 3, ठीक है। बी बिलोंग्स टू 4 5 6, ओके। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोई ज़रूरी नहीं है कि डोमेन जो है वो कोडोमेन बराबर हो, कोडोमेन बड़ा हो सकता है, बट डोमेन के एक एक वैल्यू का इमेज होना चाहिए। अगर एक भी मिस आउट हो गया मतलब वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। बट को डोमेन में मिस आउट हो सकता है। को डोमेन में देखिए यहाँ मैंने छोड़ दिया है, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। बट देखिए इस सारे केस में डोमेन के अंदर 1 2 3 सबका इमेज है, 1 2 3 सबका इमेज है, 1 2 3 4 सबका इमेज है, 1 2 3 4 सबका इमेज है। तो इमेज वाले एलिमेंट में डोमेन में एक एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, बट को डोमेन में प्री इमेज हो कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब रेंज और जो भी फंक्शन में 1 2 एंड 3 एफ ऑफ एक्स में 1 2 एंड 3 पुट करने पर जो भी आएगा उसको बोलेंगे उसका रेंज। मतलब इसी के अंदर कहीं ना कहीं रेंज होगा। मतलब बच्चा रेंज जो होगा सबसेट होगा या इक्वल टू होगा कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है या कोडोमेन। सबसेट का मतलब कोडोमेन के अंदर, अगर कोडोमेन में 6 एलिमेंट है तो ये या तो 6 एलिमेंट होगा या 6 से कम होगा, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। रेंज 6 से ज़्यादा कहने का लिटरल मीनिंग बच्चा ये होता है कि हमने इसमें 4 5 6 लिया है और इसमें एक एलिमेंट और कोई ले लेते हैं और जिसका कि इमेज 7 हो और 7 कोडोमेन में है ही नहीं, देन वो फंक्शन भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कम होगा रेंज। और देखिए यहाँ पे रेंज जो है 4 5 6 कोडोमेन के इक्वल है। ये 4 5 6 7 8 बच्चा इसका कोडोमेन है, बट इसका रेंज 4 एंड 5 ही आया है क्योंकि इसमें किसी का भी मैपिंग नहीं है, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो कोडोमेन हो गया 6 7 एंड 8, 4 5 6 7 एंड 8 एंड रेंज हो गया 4 एंड 5। तो रेंज हमेशा छोटा है यहाँ पे कोडोमेन से, इसीलिए ये भी कंडीशन सही है। यहाँ पर बच्चा 5 6 7 8 कोडोमेन भी है एंड रेंज भी है, इक्वल है। 5 6 7 8 देखिए कोडोमेन है बट रेंज में 5 6 एंड 7 ही है, वो भी सबसेट है 5 6 7 8 का, इसीलिए ये भी वैलिड केस है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि रेंज जो होगा वो सबसेट एंड इक्वल टू कोडोमेन होगा। 1 1 समझ लीजिए, मेनी वन समझ लीजिए। अब इस दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मैं आपको ऑन टू इनटू समझाऊंगा। अभी के लिए मैंने ये लिख दिया है कि अगर कोडोमेन के अंदर जब ऐसा समझ लीजिए कि अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, ठीक है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, देन वो ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन का मतलब कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना मिले। यहाँ देखिए 8 का कोई प्री इमेज है नहीं है, मतलब ये हो गया, अदरवाइज ऑन टू इनटू हो जाएगा। यहाँ पे 8 का कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कि प्री इमेज नहीं है, ये हो गया इनटू। यहाँ देखिए कोई भी ऐसा कोडोमेन है जिसका प्री इमेज नहीं है, सबका है, ये हो गया ऑन टू। ये बहुत ही इजी चीज़ है, एक बार अपने आप को शांत करके सोचिएगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार अच्छे से इसको बता देता हूँ फिर से। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, 1 1 फंक्शन, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट होगा और सबका इंडिविजुअल मैपिंग होगा। कोई भी 2 केस नहीं हो सकता है, तब उसको 1 1 बोलेंगे, अदरवाइज मैनी वन बोलेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ मैंने सारा केस लिख दिया, पॉसिबल केस 1 1 1 1 मैनी वन। इसके अलावा कौन सा आता है, ऑन टू आता है, इनटू आता है। मतलब एक बार 1 1 के साथ ऑन टू होगा, एक बार 1 1 के साथ इनटू होगा, एक बार मैनी वन के साथ ऑन टू होगा, एक बार मैनी वन के साथ इनटू होगा, ठीक है। ये टोटल 4 केस होता है, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। आप खुद सोच के देखो, अगर इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है तो हमें भी बताओ, हम भी सीखेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया। तो देखो बच्चों यहाँ सबसे पहले मैंने 1 1 ऑन टू लिख दिया है। 1 1 कंडीशन वैलिड है, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट है, 100% सही है। 1 1 तो है ये। ऑन टू कोई भी इसके कोडोमेन में छुटा हुआ एलिमेंट है, कोई भी इसके कोडोमेन में बचा हुआ एलिमेंट है, नहीं, मतलब हर कोडोमेन का एक प्री इमेज एग्जिस्टिंग है, मतलब ये ऑन टू होगा। ऐसे ही चेक करेंगे, देखो इसको 1 1 है तो यहाँ लिख लेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं एंड ये ऑन टू है कि नहीं।
वन वन है तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे डोमेन में सबका एक इमेज है एंड सबका सिंगल इमेज है, मतलब 100% वन वन तो है। को डोमेन 4 5 6 7 को डोमेन है। को डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है, 7 है, मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। अगर ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, सीधा सा स्टेट का कंडीशन है बच्चा, हमेशा ध्यान में रखो। ऑन टू नहीं मतलब इनटू, वन वन नहीं मतलब मैनी वन। तो यहाँ वन वन इंटू चेक करते हैं, क्या वन वन है, हर एक डोमेन का यूनिक एलिमेंट है, 100% वन वन तो है सर ये। इनटू है, एक ऐसा को डोमेन है इसमें 7 जिसका कि प्री इमेज एग्जिस्टिंग नहीं है, मतलब ये सर इनटू तो होगा। चलो मैनी वन, मैनी वन है, दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, मैनी वन तो है सर। ऑन टू है, इसमें ऐसा कोई भी को डोमेन नहीं है जिसका कि प्री इमेज नहीं है। 5 का प्री इमेज 3 है, 4 का प्री इमेज 1 एंड 2 है, मतलब ये ऑन टू भी है। यहाँ भी देखिए 1 का 1, 2 एंड 3 एलिमेंट का इमेज जो है वो 2 है, 4 का 5 है, मतलब हर एक डोमेन का इमेज है एंड कोई भी ऐसा को डोमेन नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है, मतलब ये मैनी वन एंड ऑन टू कंडीशन हो गया। मतलब कोई भी एक को डोमेन आपको इसमें दिख जाए जिसका कि प्री इमेज नहीं हो, समझ जाइए वो इनटू है। अगर हर को डोमेन का प्री इमेज है मतलब वो ऑन टू है, इससे ज़्यादा और कम कुछ भी नहीं होता है। यहाँ भी मैनी वन इनटू, यहाँ 8 एंड 9 का प्री इमेज नहीं है, इसीलिए बच्चा ये इनटू है। एकदम क्लियरिटी से इस चीज़ों को बैठा लीजिए, चाहे कोई कितने भी तरीके से पढ़ा दे, कितना भी डिफिनेशन रटवा दे, इससे ज़्यादा कंडीशन इसका बनता ही नहीं बच्चों। अब इसमें एक बहुत ही प्यारा चीज़ आता है जिसको बोलते हैं मैपिंग, मतलब कि नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब कितना पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शन हो सकता है। जब आप पीएनसी पढ़ोगे तब मैं हर एक केस को इलेबोरेट करके दिखा दूंगा, अदरवाइज आप यहाँ पे फंस जाओगे। इसीलिए मैं वन वन का यहाँ पे दिखा दूंगा कि कैसे उसका पॉसिबल केस लिखते हैं, और इन सब का मैं अभी लिख दूंगा ताकि अगर आने वाले टेस्ट में या किसी एग्जाम में आपको देना हो तो वो 4 कैसे कर लीजिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चा ऐसे सोचिए कि आप कितना भी कंपोजिट फंक्शन पढ़ के गए, उसको 50 घंटा पढ़ के गए, उसमें 5000 क्वेश्चन करके आए, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन आ गया जिसको आपने सॉल्व भी कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि वन वन कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देन 100% उस क्वेश्चन को आप गलत करके छोड़ के आओगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है कि हमें हर एक पॉइंट पढ़ के जाइए, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए इसका कुछ नाम भी दिया जाता है बच्चों, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। नाम से भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा है कि सब कुछ आ गया और नाम कुछ और दे दिया गया तो हम कंफ्यूज हो गए। सबसे पहला होता है वन वन, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। एंड फिर होता है ऑन टू, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव, ठीक है। मैनी वन को बोल देते हैं बच्चा नॉन इंजेक्टिव, ठीक है। एक ही को केस याद रखना है, उसके बाद नॉन हो जाता है, नॉन इंजेक्टिव। जो इंजेक्टिव नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन इंजेक्टिव। उसी तरीके से इनटू को बोल देंगे नॉन सर्जेक्टिव। और एक कंडीशन आता है, कोई भी चीज़ अगर वन वन ऑन टू है देन इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बच्चा बाइजेक्टिव लिख दे और आपको पता ही नहीं हो कि वन वन ऑन टू के कॉम्बिनेशन को बाइजेक्टिव बोलते हैं, तो आपको सब कुछ आते हुए भी चीज़ों को छोड़ के आओगे। इसीलिए हर एक केस को समझ लो, हर एक केस को पढ़ लो, क्योंकि अल्टीमेट हम लोग को अभी तत्काल, क्योंकि हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। लिख लो, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर आपको डिफिनेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं एक क्लास में डिफिनेशन भी लिख दूंगा, बट डिफिनेशन बच्चा बिल्कुल ही थियोरेटिकल है, कहीं भी स्टैंडर्ड किताब या नोट्स उठाओ आपको डिफिनेशन मिल जाएगा, लिख लो। बात होता है बस समझाने का। अब चलो मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन कहीं कुछ ना हो। इसमें डोमेन क्या है, ए से बी में जा रहा है, ठीक है। चीज़ें हर बार ए से बी में जाएगा जितना ही मैंने फंक्शन लिखा है। दैन ए के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 1 2 3 4, लिख लो, ये डोमेन होता है। बी के अंदर जो एलिमेंट है बच्चा वो क्या है, 5 6 7 8 9, लिख लो, ये होता है को डोमेन। और एफ ऑफ ए मतलब इसके अंदर एक्स का एलिमेंट, ए का एलिमेंट डालने पे क्या निकलता है, बी, उस टाइम पे इसको क्या बोलते हैं, और क्या क्या है वो यहाँ पे 5 6 एंड 7 जो इमेज आएगा 5 6 एंड 7, इसको बोलते हैं रेंज, रेंज और इमेज ऑफ ए। डोमेन को प्री इमेज भी बोल सकते हैं, बट इतना जरूरी नहीं है। इसको आप बच्चों अच्छे से नोट कर लो और ये लिख लो कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, मैनी वन को नॉन इंजेक्टिव, इन टू को नॉन सर्जेक्टिव, एंड इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव मतलब वन वन ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। चलिए बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कि मेथड टू चेक द वन वन फंक्शन। क्वेश्चन में आपको यही आएगा कि वन वन फंक्शन को कैसे चेक करना है, क्योंकि ऐसा तो वो देगा नहीं कि यहाँ एक फंक्शन दे दिया, यहाँ एक फंक्शन दे दिया है 1 2 3,
4 5 6 आपको ऐसे दे देगा और पूछेगा ये 1 1 है कि मेनी 1 है। ये तो बोर्ड में भी ना पूछेगा, है कि नहीं है। तो मतलब ये आपको समझने के लिए था। आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा देगा कि x अपॉन 1 प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दे देगा और पूछेगा कि अब बताओ ये 1 1 है, ये मेनी 1 है। अब आप कैसे बताओगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कैसे भी पुट करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए कुछ मेथड होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेथड, जिससे हम चेक कर ले कि ये क्या होगा। तो इस तरीके से आपका चेक करेगा जेई, ठीक है। तो इसके लिए दो मेथड है बच्चा, एक है मोनोटोनिसिटी जिसको कि मैक्सिमा एंड मिनिमा से हम चेक कर सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एंड दूसरा है ग्राफिकल मेथड। एक एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब देखो, अब 2 मिनट शांत रहना, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, इसका मैप आपके दिमाग में बन जाएगा। आप आज के बाद आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे बच्चा। तो मीनिंग क्या है, मीनिंग बच्चा ये है कि 1 2 3 4 5 6 मतलब एफ ऑफ 1 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, एफ ऑफ 2 पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एफ ऑफ 3 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मैपिंग हो गया। हर एक एलिमेंट का डोमेन में, को डोमेन के अंदर यूनिक इमेज है। अगर एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 आ जाता, इसका मतलब है कि 2 का इमेज 5 ना होकर 4 आता, तब क्या होता, तब तो ये मैनी 1 हो जाता ना, 1 1 नहीं रहता। तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसमें सबका अलग मैंने दिखाया। अगर ये कंडीशन हो जाता है तो क्या होगा, वो यहाँ देखिए। इस कंडीशन का मीनिंग बच्चा ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पे एक्स इक्वल टू 1 है, कहीं पे एक्स इक्वल टू 2 है, और ये कितना हो रहा है, 4 आना है, ठीक है। 4 यहाँ पे y इक्वल टू 4 है, मतलब कुछ ऐसा कर्व होगा इसमें, ठीक है। कुछ ऐसा कर्व होगा इस तरीके का। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल में हमने लाइन ड्रॉ किया, देन ये क्या है, y इक्वल टू 4 है ये, और इस पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है। मैंने आपको इतना बेसिक तो बता ही दिया कि आपको इन सब बातों में कन्फ्यूजन नहीं है। जब हमने इस ग्राफ के लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, देन यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 2 आता है, ये मिटा दीजिए, अब ड्रॉ कर लीजिए। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। यहाँ 2 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 एंड 2 दोनों के लिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों को सेम लाइन पे कट कर रहा है, 4 आ रहा है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4, देन ये मेनी 1 का केस हो गया, 1 1 का केस नहीं होगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हर बार जब भी कोई फंक्शन दिया रहा है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, अगर ग्राफ नहीं दिया है तो, और ग्राफ ड्रॉ करके पैरेलल लाइन के एक्सिस के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो 2 पॉइंट पे कहीं भी उस ग्राफ को कट कर दे, ये चीज़ मैं मतलब ये चीज़ नोट कर लीजिए आप, देन वो मैनी 1 हो जाएगा, ना कि 1 1 रहेगा। तो चलिए पहला कंडीशन ये है, और मैं कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ लेके आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। और तो फर्स्ट मेथड क्या है बच्चा, draw a line parallel to x axis if intersect at only one point, then 1 1 सीधा लिख देता हूँ, अदरवाइज कोई भी कंडीशन है मैनी 1, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए लेट्स से कि y इक्वल टू एक्स है, ग्राफ ड्रॉ कीजिए इसका। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अब हम कहीं भी, ये एक्स एक्सिस है, पैरेलल में इसके ग्राफ ड्रॉ कर दें, देन देखिए यहाँ पे 1 ही पॉइंट पे काटा, y का एक ही वैल्यू अटेंड होगा, x के इस वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू अटेंड होगा, x के इस वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू अटेंड होगा। इस पूरे के पूरे y इक्वल टू एक्स लाइन को ये कहीं पे भी इसका पैरेलल लाइन काटे 1 ही, मतलब ये 1 1 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो बच्चा, इसका ग्राफ कैसा बनाओगे आप, लेट्स से कि कुछ ऐसा बना लो, ये x है एंड ये y है, कट करो। अब देखो यहाँ पे कुछ x1 आएगा, यहाँ पे कुछ x2 आएगा, एंड इस दोनों x1 x2 पे y1 का एक ही वैल्यू आएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इक्वल टू y1। तो क्या हो गया, ये 1 1 नहीं होगा, मेनी 1, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों को विजुअलाइज करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा, और कोई भी चीज़ को आप देख ले रहे हो इमेज फॉर्म में, तो वो आपके दिमाग में एक ऐसा आउटलाइन तैयार करेगा कि आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बच्चों चलो इसको नोट कर लो। मैं दूसरा मोनोटोनिसिटी का केस लिख के दिखाता हूँ। मोनोटोनिसिटी भी बच्चा यही है, जो ये केस है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। अभी कोई भी फंक्शन अगर आपको थोड़ा भी मैक्सिमा एंड मिनिमा का नॉलेज है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा अपने डोमेन के अंदर, देन हमेशा वो 1 1 ही होगा, क्योंकि वो कर्व कहीं पे बना ही नहीं पाएगा ऐसा कर्व कि 2 बार, मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार कट करे y के किसी एक पॉइंट के लिए। तो सेकंड मेथड लिख लीजिए, बाय मोनोटोनिसिटी। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ये 2 केस चेक कर लीजिए। या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या ऑलवेज
डिक्रीजिंग हो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई डैश क्या होगा 2x। ये बताओ बच्चा मुझे, x इक्वल टू 0 पे इसका बेबी कब बना सकते हो आप, x इक्वल टू 0 पे। देखो ये पॉजिटिव रीजन है, ये निगेटिव रीजन है, और बेबी कर्व आई होप कि आपको अच्छे से आता होगा। अगर वो ऑड रहता है पावर उसका, देन कैसे उसका बेबी कर्व ड्रॉ करते हैं। तो मतलब 0 से नीचे जैसे ही निगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये निगेटिव देगा, ऐसे ही समझ लीजिए, और पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन में आ रहा है, मतलब ये 1 1 नहीं होगा। और अभी मैंने आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा भी दिया है, ये 1 1 कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम चेक कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इससे थोड़ा बड़ा, ताकि आप फंस नहीं जाओ चीज़ों में। देखो बच्चा, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20। इसका एफ डैश एक्स निकाल लो। आई होप कि आपको इतना बेसिक डिफ्रेंसिएशन तो बहुत ही अच्छे से आता होगा। बच्चा ये एक्स क्यूब है, ठीक है, देन ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9, ये तो 0 हो जाएगा। इसको आप ब्रेक करो, देन ये हो जाएगा। सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसको जब ब्रेक करेंगे देन x माइनस 3 एक्स प्लस 1। ओड पावर होता है मतलब वो एक्सिस को क्रॉस करता है, इवन पावर होता है मतलब रिपीटेटिव हो जाता है। वेवी कप मेथड बच्चा आपको आना चाहिए इन सब चीज़ों को देखने के लिए। इसीलिए फंक्शन जो है बच्चा वो पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड है। वहाँ पे अगर आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आ रहा है देन आप कहीं ना कहीं फंसोगे। ये प्लस है, माइनस है, एंड ये प्लस है। इस रीजन का मतलब यही है कि यहाँ से लेके इस रीजन में ये ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, यहाँ से लेके इस रीजन में ये ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का है, फिर यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग नेचर का है। मतलब ये कहीं पे बच्चा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। हर एक अपने ये डोमेन के लिए, एक पॉइंट के लिए, एक कोऑर्डिनेट के लिए, एक जीरो के लिए या तो ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, -1 से 3 में क्या है डिक्रीजिंग नेचर का, 3 से प्लस इन्फिनिटी में ये है इंक्रीजिंग नेचर का, -1 से माइनस इन्फिनिटी में भी ये है इंक्रीजिंग नेचर का। इसीलिए ये 1 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा मैनी 1। तो आप बताओ मुझे, अगर आपको इस तरह का कोई कर्व दिया हुआ है तो यहाँ पे ये बताने का मीनिंग ये है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने में आपको कितना टाइम लगेगा। और आपको तो क्वेश्चन में कम से कम 2-3 मिनट के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर में। तो इसीलिए अगर ग्राफ ड्रॉ आप नहीं कर पाओ और क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, उसको इस मोनोटोनिसिटी से चेक कर लो कि वो 1 1 है या मैनी 1 है। चलिए बढ़िया बच्चा, मेथड टू चेक मैनी 1, ठीक है, लिख लो। बस ख़त्म, इतना ही है। अगर 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 ही होगा। इसमें अब ज़्यादा टाइम लेने का कोई मतलब नहीं है। चलो यार, तो बच्चों अब तुम सोचो कि मैनी 1 मैंने लिख लिया तो अब क्या लिखूंगा यहाँ, ऑन टू। अभी अभी चूंकि मैंने तुमको ऑन टू पढ़ाया है इसीलिए मैं एक बार बता देता हूँ। ऑन टू का बच्चा ये मतलब होता है 1 1 के साथ या मैनी 1 के साथ अगर को डोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए देन उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ये मैनी 1 ऑन टू है, ये 1 1 ऑन टू है। इस दोनों में हमने एक चीज़ देखा ध्यान से कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। मतलब कोडोमेन के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब रेंज के अंदर है, कोडोमेन के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब रेंज के अंदर है। इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसके लिए पहला स्टेप लिख लो, फाइंड द रेंज। और हमने रेंज एंड डोमेन बहुत अच्छे से निकालना सीखा है। y इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन का रेंज निकालिए एंड देखिए इफ़ को डोमेन इक्वल टू रेंज हो जा रहा है मतलब ऑन टू है, अदरवाइज इनटू है। अगर मैं लिख देता यहाँ बच्चा कि चेक इनटू फंक्शन, इनटू लिख लीजिए, इफ़ नॉट ऑन टू देन इनटू। बस इसका इतना ही कहानी था। अब हमें देखना है नंबर ऑफ फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बच्चा। मुझे नहीं पता कि आपने इसको क्लासरूम में पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, बट अगर नहीं पढ़ रखा है तो इसको आज आप सीख लीजिए। बच्चों देखो यहाँ मैंने कंडीशन लिखा है कि नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो सकता है। बच्चा नंबर ऑफ फंक्शन होने का मतलब
कि इस और इसको जब हम मैपिंग करें तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल है, मतलब टोटल नंबर कितना पॉसिबल है, कितना डिफरेंट डिफरेंट केस बनेगा। बेसिकली ये चीज़ अगर हम आपको बताएं यहाँ पे तो ये परमुटेशन के अंदर पढ़ा जाता है, बट हमसे एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है किसी भी पॉइंट पे, तो हम कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन तो पढ़ लेते हैं, बट वहाँ पे वापस जाके 1-1 नहीं पढ़ते हैं। तो अभी के लिए आप इसको नोट कर लीजिए और आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं। वैसे मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कोई भी चीज़ को ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि चीज़ों को आप समझ के रखिए, बट इतना सारा टॉपिक में कुछ कुछ आपको पॉइंट अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस समय हमको उसको डिराइव नहीं करना पड़े, हम बहुत फास्ट जा सकें। तो अभी के लिए इसको नोट कर लीजिए, इसमें 2 केस और है और इस पर अभी रिसेंट में बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा इंटरनेट के ऊपर, इसीलिए इस पर एकदम फोकस कीजिए कि हो सकता है अगले एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे हमने मैपिंग किया है एक्स से वाई में, एक्स के अंदर ये एलिमेंट है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, वाई के अंदर आर नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पे वही चीज़ को लिख दिया एक्स एंड वाई के अंदर क्या क्या हो सकता है। ये आर सी एन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनता है, इसको आर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल लिखते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो सकता है, आर टू द पावर एन। आर क्या है यहाँ पे, कोडोमेन, एन क्या है यहाँ पे, डोमेन, मतलब कोडोमेन टू द पावर एन, मतलब 1-1 हो, इनटू हो, ऑन टू हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में कभी आपसे पूछ ले कि 2 फंक्शन को मैप किए हैं ए से बी में, ए के अंदर ये एलिमेंट है, बी के अंदर ये एलिमेंट है, दोनों को काउंट कर लीजिए, कोडोमेन टू दी पावर डोमेन कर देंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको तो मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इतना क्यों हो सकता है, कैसे होता है। अभी के लिए आप नोट कीजिए, RCN ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एन फैक्टोरियल, जब आर मतलब कोडोमेन, कोडोमेन या तो बड़ा हो या बराबर हो डोमेन से, और जब कोडोमेन छोटा हो देन 0 होगा। टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, आर टू द पावर एन माइनस आर सी एन मल्टीप्लीकेशन एन फैक्टोरियल, जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो, आर लेस देन पे आर टू द पावर एन। टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन आर, तो ये तो हमेशा आर होगा ही होगा, आर एलिमेंट होगा इसमें, चाहे आप जितना भी एलिमेंट दे दो, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का तो आप डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर देते हो ना एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इस तीनों को नोट कीजिए, फिर मैं वो दोनों लिख देता हूँ। देखो बच्चों, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये 2 और कंडीशन है, ये ऑन टू है और ये इन टू है। ठीक है, तो इतना लेंदी क्वेश्चन आपको आई होप कि मेंस में ना पूछे, बट एडवांस का कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें हर केस के लिए प्रिपेयर रहना है। जब हम इतना बड़ा एग्जाम का इतना टफ क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, देन ये सब केस कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को सिंक्रोनाइज करके इसमें इसको याद करोगे, देन ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब देख लो इसको ईजी कैसे करता है, जैसे कि ये एक सीरीज बनता जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो एक आर का छोटा वैल्यू दे देगा। लेट्स से कि वो एक आर का वैल्यू दे दे आपको 4, देन 4 - 2 करो 2 हो जाएगा, 4 - 3 करोगे 1 हो जाएगा, 4 - 4 करोगे 0 बन जाएगा। 0 के पावर कुछ भी दो तो उसके आगे आप जा ही नहीं सकते, तो ऐसे सीरीज को एंड कर देगा और पूछ लेगा चीज़ें। और ये तो बहुत ही कॉमन सा बात है बच्चा, ये तो ईजी हो गया। ठीक है, अगर आर मतलब कोडोमेन इक्वल टू डोमेन हो जाता है, देन आर फैक्टोरियल, कोडोमेन का फैक्टोरियल ले लेंगे, ये फैक्टोरियल है बच्चा, एंड 0 हो जाएगा आर ग्रेटर देन एन। देन इस चीज़ को समझिए, पहले इस दोनों को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। लास्ट वाला पार्ट तुम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं अगर हमने इतना पढ़ लिया है तो। अगर क्या बोल रहा है कि आर ग्रेटर देन हो जाए, आर ग्रेटर देन हो जाए मतलब कोडोमेन बड़ा हो जाए, 1 2 3 4 हो जाए और यहाँ 1 2 3 हो जाए, देन 0 होगा ऑन टू। ऑन टू 0 होने के लिए कोडोमेन हमेशा इमेज में होना ही चाहिए, डोमेन का इमेज होना ही चाहिए, कोई भी एलिमेंट इसमें बचना नहीं चाहिए रेंज में, हर एक एलिमेंट को रेंज में आना पड़ेगा, रेंज से बाहर कुछ भी नहीं जा सकता है। इसका मैक्सिमम केस आप क्या कर सकते हो सकता है इस तीनों का इमेज 1 ही हो जाए, 2 ही हो जाए, 3 ही हो जाए, 4 ही हो जाए, कोई भी एक होगा 3 बच जाएगा, वो केस फेल हो गया। क्यों? क्योंकि 3 बच गया तो ये ऑन टू नहीं होगा, 100% पहला केस फेल हो गया। सेकंड क्या हो सकता है, 2 का कॉम्बिनेशन बना ले 3 का, आप हर केस पॉसिबल सोच के देखो। सबसे छोटा केस तो यही हो सकता है 1-1 का, 1-1 बनाने के बाद ये एक एलिमेंट बच गया, मतलब इसके कोड डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके रेंज में नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया 0। तो इस तरीके से आपको कुछ भी देके वो चेक कर सकता है, हर केस के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, और ये लीजिए टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ये नोट कर लीजिए। अब इसी के साथ इसका क्लास खत्म होता है। 1-1 फंक्शन को मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलो बच्चों, 1-1 के अंदर हमने 2 कंडीशन देखा है, ये तो बहुत कॉमन सेंस का है कि आर लेस देन हो जाए, मतलब कोड डोमेन छोटा हो जाए। अगर कोड डोमेन में 1 2 3 है, मतलब इसमें 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो जाए, 1 2 3 4 है, 1-1 मैपिंग है, तो 1-1 मैपिंग में क्या करोगे, ये 1 बच गया, इसमें तो कहीं बचना नहीं चाहिए, तो फंक्शन ही डिफाइन कभी नहीं हो पाएगा। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो 1-1 और नॉट 1 मैनी 1 का बात ही नहीं होगा, 100% ये 0 केस होगा, ये बहुत ईजी हो गया। इस केस को हम डिराइव करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले कि दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, अगर कोड डोमेन में ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, बट डोमेन के अंदर बच्चा हमेशा उसके एलिमेंट कोड डोमेन के बराबर या उससे कम होना चाहिए। देखो मैं मान लेता हूँ इसमें लेट से 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है। एक को कितने तरीके से आप मैपिंग कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी पीएनसी नहीं पढ़ रखा है, आपको कन्फ्यूजन होगा, बट फिर भी थोड़ा सा सोचो।
एक को मैं 1 से भी कर सकता हूँ, 2 से, 3 से, 4 से, इस चारों से कर सकता हूँ। मतलब इसका तरीका कितना हो गया, 4। अब इसको छोड़ दो, 2 को कितने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक को किसी एक से तो करेंगे ही बच्चा, उस एक केस को छोड़ देते हैं, अब बच जाएगा 3 केस, मतलब 2 को 3 तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से 3 को कितने तरीके से कर सकते हैं, अब 2 चला जाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट को हमने ले लिया, 2 किसी न किसी से मैपिंग करेगा, कोई भी 1 3 बच जाए, 2 3 बच जाए, 2 एलिमेंट बचेगा, देन 3 को कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से, एंड 4 के लिए तो एक ही बचेगा, देन 1 तरीके से। कितना हो गया, 4 या 12 दूना 24। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है कि क्या करना है, वो तो हमें फॉर्मूला से बच्चा पता चल पाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट केस है। अब इस फॉर्मूला से करके देखते हैं। देखो n कितना है, n मतलब डोमेन में कितना एलिमेंट है बच्चा, 4। r कितना है, r में कितना एलिमेंट है, 4। क्या लिखा है, RCN मतलब 4C4 4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे r क्या है, इक्वल है n के, बड़ा नहीं है, इक्वल है। देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल बच्चा कितना होता है, 1 होता है। देन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 या 12 दूना 24 इक्वल टू 24। देखा, हो गया। इसीलिए इसको इस तरीके से डिराइव करते हैं। अब देखो यहाँ पे r कितना है, 4 है, n कितना है, 4 है। देन अगर हम r माइनस n प्लस 1 लिख दे तो कोई दिक्कत है, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए ये 1 बच गया। अब एक और केस देखो, लेट्स से ये 3 ही होता, ठीक है, और ये हो जाता 4। अब मुझे बताओ, एक को 4 तरीके से तो ये सही है, 2 को 3 तरीके से ये सही है, 3 के लिए तब 2 बच जाता ना बच्चा, कोई 2 तरीके से, मतलब ये नहीं आता। तो अब क्या इसको 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 2 केस हुआ ना, 2 तरीके से कर सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे कौन सा केस है बच्चा, यहाँ पे केस है कि r हो गया ग्रेटर देन n से, ठीक है, और उसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 n माइनस 1, ठीक है। तो ये इक्वल केस के लिए है, बट हमें फॉर्मूला जनरलाइज केस के लिए लेना पड़ता है। अब मुझे बस ये बता दो ये 2 कैसे आएगा। तो r कितना हो गया 4, n कितना हो गया 3, r माइनस n प्लस 1 करो, 4 माइनस 3 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, देखो 2 आ गया ना। अगर ये दोनों इक्वल होता तो वैसे भी माइनस हो जाता, ये दोनों इक्वल होता 0 हो जाता, ये 1 बचता। तो अगर इक्वल होगा तो लास्ट में 1 बचेगा, इक्वल नहीं होगा देन r माइनस n प्लस 1 होगा। कोई भी चीज़ को बच्चा अगर हम फॉर्मूला को डिराइव करते हैं तो हमेशा उसको एक जनरलाइज प्रोसेस में करते हैं। तो ये सब चीज़ आगे की है, लेकिन मैं आपको एक झलक दिखला दे रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। बाकी वो फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, और ये किस तरीके से डिराइव हुआ है वो मैं दिखा रहा हूँ कि 0 केस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्वलिटी केस के लिए भी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इक्वल नहीं हो, r बड़ा हो जाए, मतलब को डोमेन बड़ा हो जाए, देन 4 3 2 आ गया, यहाँ पे 1 नहीं आया, तो इसको बार बार हम कैसे लिखेंगे। अभी इतना ईजी था तब ना, लेट्स से कि कुछ ऐसा होता, x1 x2 से लेके ये चीज़ जा रहा है xn तक, y1 y2 से लेके ये जा रहा है yr तक। अब यहाँ पे हम ले लेते केस r ग्रेटर देन n है। देन आप इसको कैसे लिखते बच्चे, x1 r टाइम्स, ठीक है, x1 r तरीके से मैपिंग कर सकते हैं, एक न एक हट जाएगा। देन x2 को r माइनस 1 तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरा आप सीरीज बनता चला जाएगा, r माइनस 2 r माइनस 3 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में आप क्या लिखते हैं, लास्ट में तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता ना कैसे लिखते हैं, इसीलिए मैं 2 केस लिख के दिखा दिया हूँ कि r माइनस n प्लस 1 का ही केस आता है। और कोई भी फॉर्मूला या कोई भी थ्योरम जो डिराइव होता है, मतलब हर एक डिफरेंट केस को लेके फाइनल में एक जनरलाइज कर दिया जाता है चीज़ों को, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं r माइनस n प्लस 1। अगर ये दोनों इक्वल होगा देन लास्ट में 1 आ जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा देन माइनस करने के बाद इस दोनों को लेट से r इक्वल टू 8 हो जाए, देन n इक्वल टू 4 हो जाए, देन r माइनस n करेंगे देन 4 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे देन 5 हो जाएगा, देन 100% इसका लास्ट टर्म 5 आएगा। तो लास्ट टर्म अगर कैलकुलेट करने के लिए भी कोई क्वेश्चन डिजाइन कर दिया जाए फिर भी आपको ये आना चाहिए। तो कभी कभी डेरिवेशन से भी बच्चा कॉन्सेप्ट निकल जाता है। तो ये सब चीज़ नोट कीजिए, ये सब चीज़ को समझिए, इन छोटे छोटे चीज़ों को भी छोड़िए मत, और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में या फाइनल एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस केस को आप कैसे लिख सकते हो, ये केस बनता है बच्चा, r है ना, r बड़ा है, देन r(p(n) का केस बन गया, मतलब r फैक्टोरियल अपॉन r माइनस n फैक्टोरियल। जब इसको डिराइव करोगे यही बनेगा, बट सब कुछ को हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है। देन अगर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसी को लिखते तो ये कैसा बन जाता, RCN, r फैक्टोरियल अपॉन r माइनस n फैक्टोरियल, एक n फैक्टोरियल आता है। क्योंकि ये rp है, परम्यूटेशन के केस में है, अगर हम एक n फैक्टोरियल से यहाँ गुना कर देते हैं ये दोनों कैंसिल होके ये rpn ही बच गया। लेकिन अब इसको हम RCN लिख सकते हैं, RCN इंटू n फैक्टोरियल, इसलिए हमने इसको लिख दिया RCN इंटू n फैक्टोरियल। अगर आपको ये लिखने का मन नहीं हो देन इसको आप RPN भी लिख लो,
आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये दोनों इक्वल ही होगा। ये दोनों लिख लो। और मैंने एंड टू एंड हर कुछ बता दिया है। वन वन फंक्शन में आपको दिखा दिया है कि फंक्शन को मैपिंग करने के लिए जो है मैक्सिमम फंक्शन की बात होता है, कोई एक फंक्शन का बात नहीं होता है। और वन वन को कैसे समझना है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चा। इसको अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो बताइए। मैं अब जाके जेईई मेंस के अंदर जो 2020-21 में कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर है, वो 2-3 क्वेश्चन लेके आपको दिखाता हूँ ताकि आपका विजन और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, ये पूछा हुआ जेईई मेन 2021 के अंदर 25 फैब को पूछा गया था शिफ्ट सेकंड के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं होगा बच्चा, तो आप कितना भी कंपोजिट फंक्शन पढ़ लो, कितना भी वन वन पढ़ लो, मैपिंग पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का। बट अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता तो ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िए। मैं बोर्ड खाली कर देता हूँ और फिर एक बार अटेम्प्ट करिए जो भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, और देखिए कि अगर फर्स्ट टाइम में आपके पास ये क्वेश्चन आता तो कॉन्सेप्ट जानते हुए भी कम प्रैक्टिस पे आप इस क्वेश्चन को कर पाते या नहीं। तो इसमें दिया हुआ है कि लेट एक्स डिनोट द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए विथ 3 एलिमेंट टू सेट बी विथ 5 एलिमेंट। सबसे पहले बना लीजिए कि यहाँ ए है, यहाँ बी है। इसमें ए में कितना है, 3 एलिमेंट है, ठीक है, 3 एलिमेंट। बी में कितना है, 5 एलिमेंट। 100% वन वन होगा। क्यों? क्योंकि को डोमेन बड़ा है डोमेन से, ये कंडीशन है। अदरवाइज 0 यहीं पे मान लेते हैं इसको। आगे पढ़िए। 5 एलिमेंट एंड वाई डिनोट द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ये किसका डिनोट है, ये एक्स का है, मतलब ये फंक्शन है। एफ लिखते थे उसके जगह एक्स है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे वाई डिनोट कर रहा है, वाई डिनोट द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए। सेट ए बना लीजिए, बहुत बढ़िया। टू सेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बना लीजिए, बहुत बढ़िया। बच्चा क्वेश्चन पढ़िए और ऐसे ही बनाते रहिए चीज़ों को। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़िए एंड उसके बाद इस तरह से ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। सेट ए के अंदर बच्चा कितना एलिमेंट दिया हुआ है, 3। अब देखिए इसमें कितना कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है जेईई एक क्वेश्चन के अंदर, और आप उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको इसको अच्छे से बनाना है। यहाँ पे सेट एंड रिलेशन का यूज हो गया, ए क्रॉस बी। अगर ए में 3 है एंड बी में 5 है, देन पूरे पॉसिबल सेट बनाएंगे तो बच्चा यहाँ पर टोटल 15 सेट बनेगा। बेसिकली इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 5 या 15। तो अब हमें पता है कि वन वन फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ रखा है वन वन फंक्शन। या तो आप NPM लगा दीजिए, जहाँ पे इसको बोल दीजिए को डोमेन। सॉरी, को डोमेन बड़ा होता है बच्चा, जो बड़ा होता है वो ऊपर आता है। जहाँ पे इसको बोल दीजिए को डोमेन। इस टर्म से कंफ्यूज मत होइए, ऊपर हमेशा लिख लीजिए, एक बार मेंशन कर लीजिए हर जगह पे। ये को डोमेन है एंड ये है डोमेन, जहाँ जहाँ मैंने जिस तरीके से बताया है। तो देखिए को डोमेन कितना है, 5, देन 5p3 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर इसको 5c3 लिखते बच्चा, देन यहाँ 3 फैक्टोरियल लिखते और यहाँ भी 3 फैक्टोरियल लिखते हो, अंत में वो कैंसिल ही हो जाता। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2, नीचे लिख सकते हैं 2। अभी हमने दिखाने के लिए लिख दिया, अदरवाइज इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये आप मन में ही कर लेते हैं। 5 × 20, 20 × 60। तो इसमें वन वन फंक्शन कितना हो गया, 60। वन वन कितना हो गया, 60, मतलब ये क्या हो गया, x। यहाँ देखिए 15p3। अब ये आपका टास्क है, ज़रा इसको कैलकुलेट कीजिए। 12 फैक्टोरियल कितना से गुना करेंगे बच्चा, 15 × 14 × 13। इसके बाद आएगा 12 फैक्टोरियल, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। इस दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कि कितना होता है। ये होता है बच्चा 2730, 2730। ये क्या हो गया, y। ऑप्शन में देखिए रिलेशन दिया हुआ है, मतलब 60 में यहाँ पे रिलेशन दे दिया है y एंड x, मतलब आपका एक काम ये थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। तो y दिया है 2 × y = 91 × x। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें या तो गुना भाग करके देखिए, या आपका दिमाग इतना स्मार्ट माइंड होना चाहिए कि इसको कैलकुलेट कर ले आप। तो x कितना है, 60। 60 में आपको 91 से गुना करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 2y = आप 2730 लिख देते, इसमें 2 से भाग देते, देन y आ जाता, या 91/2 × x करते, गुना करके देखते, तो इसका आंसर है 1। इस आंसर तक आप तभी बच्चा पहुंच पाते जब आपको पता होता है कि a क्रॉस b में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है चीज़ों का। वन वन फंक्शन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट हम कैसे निकालते हैं। a क्रॉस b करके थोड़ा सा टफ करना चाहा है, बट आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। इसीलिए जेईई मेन देखिए 2021 के अंदर बच्चा ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ के, सिलेबस का एक एक पॉइंट पढ़ के जाइए। भले ही वो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूशन में क्या होता है बच्चा,
आज तक का वो जेई का क्वेश्चन उठाते हैं और जितने कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिए हैं वो उन पे फोकस करते हैं। और जेई क्या करता है, पूरा सिलेबस उठाता है और देखता है कि अभी तक मैंने किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया है, और अगली बार जब वो क्वेश्चन आ जाता है तब वो जाके इसमें मेंशन कर देंगे, या अपने टॉप के बैच में कुछ में पढ़ाते भी होंगे, ठीक है। बट आपको ये हर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जेई के अंदर ही वो पूछा गया था। चलिए बच्चा देखो, ये फंक्शन भी पूछा गया जेई मेन 2021 के अंदर, इसीलिए मैंने आपको ये क्लास शुरू करने से पहले ही बता दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जो भी मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करके जाना ही पड़ेगा ताकि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ। तो बच्चों इसमें भी यही दिया है कि एक कंपोजिट फंक्शन है f इंटू जी ऑफ एक्स, जो कि क्या होगा, 1 1 होगा, ऑन 2 होगा। इसीलिए मैंने मेथड पढ़ा था हाउ टू चेक द कंपोजिट फंक्शन। जिस बच्चे को ये मेथड नहीं आएगा वो इस क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। एक फंक्शन दिया है लेट एफ, आर से आर में डिफाइन है, फिर दिया है कि जी r-1 से r में डिफाइन है। ये डोमेन को डोमेन की बातें हैं, जैसे कि जी ऑफ एक्स है 100% -1 को इसके डोमेन से हटाना होगा, इसने हटा दिया है, अदरवाइज यहाँ 1 लेता। इतना क्लियरिटी डोमेन, इसीलिए हमने पहले डोमेन पढ़ा था, होना चाहिए। इसको देखते ही आपको हो जाना चाहिए कि 100% डिनोमिनेटर में 1 लेंगे देन ये इन्फिनिटी का केस बनेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ हटा दिया है। बट ये सब इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। आप f इंटू जी ऑफ एक्स सबसे पहले निकाल लो, f इंटू जी ऑफ एक्स। कंपोजिट फंक्शन यहीं तक है, इसके बाद कंपोजिट फंक्शन नहीं है। एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे जी ऑफ एक्स पुट कर दो, देन 2 इंटू एक्स माइनस 1/2। अब बच्चा मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, शुरू से मैंने बहुत कैलकुलेशन कर लिया है। आप इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि ये कितना होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा x अपॉन एक्स माइनस 1, ये है f इंटू जी ऑफ एक्स। अब मुझे बताओ आप सबसे पहले इसमें क्या क्या है, 1 1 ऑन 2 है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, और ये कॉन्सेप्ट भी कहता है कि अगर 1 1 नहीं है तो मैनी 1 है, अगर ऑन 2 नहीं है तो इन 2 है, मतलब 2 केस चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला केस चेक करना है 1 1। 1 1 को चेक करने के लिए बच्चा आपका कॉन्सेप्ट मैंने 2 दिया है, एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर देंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना होगा। एंड दूसरा दिया है मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी में अगर आप इसको चेक करने जाओगे देन p/q के फॉर्म में बनेगा डिफ्रेंसिएशन, इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर है तो आप चेक कर लो और वहीं से बता दो, बट इसका ग्राफिकल मेथड से दोनों दिख जाएगा 1 1 एंड ऑन 2 है कि नहीं। ऑन 2 के लिए तो एक ही कंडीशन है कि रेंज निकालिए, एंड रेंज में कोई भी एक ऐसा वैल्यू अगर आ जाए जिसपे कि जो कि उसके कोडोमेन के अंदर नहीं है तब भी वो नहीं होगा, या कोडोमेन का कोई भी ऐसा वैल्यू जो रेंज के अंदर नहीं है तब भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, तो देखिए बच्चा यहाँ पे सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही हमें कोई विजुअलाइजेशन आ पाएगा। इस सबको मैं रब कर रहा हूँ, आई होप कि आपने नोट कर लिया। x अपॉन एक्स माइनस 1 फंक्शन है। बच्चा देखो इसका ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एकदम इतना ईजी वे इसको बताऊंगा कि आप मात्र इसका 2-3 कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके, मतलब कैलकुलेट करके आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बट यहाँ विजुअलाइज कराना चाहूँगा, इस फंक्शन को देखिए, ये कोई भी फंक्शन हो, इसके डिनोमिनेटर में क्या 1 हो सकता है, मतलब x का 1 वैल्यू होने पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। देखो x का 1 वैल्यू होने पे y का कोई भी ग्राफ को काट रहा है, मतलब y का कोई कोऑर्डिनेट अचीव नहीं कर रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब 1 नहीं है। एग्जैक्ट ग्राफ वही ड्रॉ हुआ है, और आपने रेंज एंड डोमेन पढ़ लिया। लेट से कि ये y है, मान लेते हैं। इस y को वहाँ के y से रिलेवेंट मत कीजिए, y इक्वल टू कोई फंक्शन है। जब इस फंक्शन को x इक्वल टू y के टर्म में आप लिखोगे देन उसमें भी एक पॉइंट आएगा 1 जिस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते ही हमें दिख गया कि हम y एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन ड्रॉ कर ले, इसको एक पॉइंट से ज़्यादा पे कभी कट नहीं करेगा, कभी कट नहीं करेगा। देख लो हर बार y का एक ही पॉइंट मिलेगा, मतलब ये 1 1 तो है। 1 1 होते ही मैंने ऑप्शन डिलीट कर दिया, आप देख लेना। जितना भी अदर ऑप्शन होगा मेनी 1 वाला काट दो, आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा 1 1 का। इसके बाद आप देखोगे कि इसके y एक्सिस पे, मतलब y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये कोडोमेन में, कोडोमेन में 1 तो है, बट 1 पे क्या आई ग्राफ किसी भी x एक्सिस को अचीव कर रहा है। x के किसी भी वैल्यू के लिए, x के किसी भी वैल्यू के लिए y पे 1 नहीं होगा, मतलब y कोडोमेन में 1 तो है बट रेंज में नहीं है। और जैसे ही कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं होगा बच्चा, देन ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं, सॉरी माय बैड, देन ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं होगा। देन ये फंक्शन हो गया बच्चा, क्या हो गया, 1 1 इंटू। देखो कितना ब्यूटीफुली क्वेश्चन पूछा था जेई ने। चलो फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन करा के। देखो बच्चा ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% रिवीजन करना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट को सॉलिड क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता था। फंक्शन मैप हो रहा है ए से बी में, बट ए इक्वल टू बी दे दिया है, मतलब रेंज एंड डोमेन, रेंज एंड को डोमेन दोनों सेम है, ठीक है। -1 से 1 ए में भी है एंड -1 से 1 बी में भी है। मतलब अगर आप इसका बनाते ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकता था एग्जाम के अंदर।
-1 n1 -1 n1 ए से बी का मैपिंग हो रहा है, ठीक है। इस दोनों में है, मतलब को डोमेन भी इसका सेम है एंड इसका डोमेन भी सेम है, ये चीज़ ध्यान देना। अब बताना ये सर्जेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है, नाम से भी कंफ्यूज किया है, बट हमें तो अच्छे से पता है सर्जेक्टिव का मतलब बच्चा होता है ऑन टू, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन था, मैंने इसका ड्रॉ पहले ही कर लिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। मॉड एक्स का ग्राफ हमें अच्छे से आता है। सबसे पहले देखते ही हमें पता चल गया था कि ये जीरो के ऊपर है, जीरो के ऊपर है मतलब -1 n1 में इसका क्या हो गया, को डोमेन। बट ये जीरो के ऊपर है मतलब जीरो के बाद 0 से 1 में होगा इसका रेंज, रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है, मतलब ये ऑन टू तो होगा ही नहीं बच्चा। ऑन टू नहीं होगा मतलब ये फंक्शन हो जाएगा इनटू, मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा, सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, ये फंक्शन हो जाएगा इनटू नॉन सर्जेक्टिव। 1 1 के लिए तो हम देख लेंगे ग्राफ, एक्स के 2 वैल्यू के लिए y का 1 वैल्यू अचीव हो रहा है, मतलब ये मैनी 1 है, मतलब ये 1 1 भी नहीं है। देन ये फंक्शन हो गया बच्चा मैनी 1 एंड इनटू, नोट कर लो x इंटू मॉड एक्स का ग्राफ को जब आप ओपन करोगे तो ये एक्स क्यूब की तरह कुछ बिहेवियर दिखाएगा। मैं एग्जैक्ट पॉइंट का बात नहीं कर रहा हूँ, बट ग्राफ का जो बिहेवियर है, जो दिखता है कर्व, वो इसी तरीके से है। -1 से 1 के बीच में को डोमेन एंड रेंज इसका दोनों आ गया, मतलब ये 100% बच्चा ऑन टू तो हो जाएगा, ऑन टू होने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव तो हो गया। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो पैरेलल एक्स एक्सिस के, देन 100% हर बार ये एक ही पॉइंट पे काटेगा, मतलब ये 1 1 भी हो गया, मतलब ये बाइजेक्टिव भी होगा एंड सब्जेक्टिव भी होगा। इसको ओपन कैसे करते हैं, मॉडुलस हमने अच्छे से पढ़ रखा है, x के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मॉडुलस प्लस के साथ खुलेगा, देन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x लेस देन 0 के लिए माइनस के साथ खुलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है बच्चा एक्स स्क्वायर का एंड ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर का। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है बच्चा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट, इधर वाला नहीं लेंगे, ये बच गया। x लेस देन 0 के लिए बच्चा होता है, लेस देन 0 में ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। कर्व पे ही मत जाओ, देखो इस तरह का कर्व बन गया। अगर आपको ग्राफ में कोई भी दिक्कत हो, ग्राफ बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, अगर मैथमेटिक्स में आपको ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करने नहीं आता है, मतलब आपका नॉलेज अधूरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्राफ ही वो चीज़ जो हम सोच पाते हैं उसके रेंज एंड डोमेन के बारे में। तो ये देखो हो गया, ये सब्जेक्टिव भी हो गया एंड बाइजेक्टिव भी हो गया। एक्स क्यूब का मैंने पहले ही बता दिया है कि ये भी, इसका भी को डोमेन एंड रेंज इक्वल है, मतलब 100% ये सब्जेक्टिव तो होगा ये, एंड ये भी 1 1 एक ही पॉइंट पे हर बार काटता है, मतलब ये 1 1 भी होगा। तो बच्चा ये क्लास मैंने इसीलिए इतना शांति से और इतना आराम से पढ़ाया, क्योंकि ये क्लास पूरे कंपोजिट फंक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासों में से एक है। जेई आपका बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा, खास करके मेंस के अंदर, बट एडवांस के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस आजकल कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ऑलवेज प्रिपेयर करिए बेस्ट के लिए एंड रेडी रहिए वर्स्ट के लिए, इसीलिए डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेना है। बेस्ट के लिए तैयारी करेंगे, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर कुछ और करेंगे। एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता है आपके फ्यूचर को, ये मैं अपने बहुत ही वीडियो में बोलता हूँ। बहुत स्कोप है जेई मेन एडवांस के अलावा, आपको बस अपना बेस्ट देना है ज़िंदगी में, 100% आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। इतना पैसेंस से सुनने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। द फ्यूचर ऑफ इंडिया।